जैसा कि लास्ट पार्ट में ये शिशुई की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी बस सोल ही बचती है, क्योंकि जू तियानरन जूजी और फादर ऑफ सोल टूल कॉन्ग डेमिंग और 20 से ज्यादा क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स ने उसको घेर के मारा होता है। लेकिन सही टाइम पे लोंग शाओयाओ बीच में आके उसे बचाने लगते हैं, लेकिन वो भी उस ट्रैप फंस जाते हैं और उन्हें काफी थर्ड क्लास गॉड जितने पावरफुल क्लास 10 के सोल टूल्स के अटैक लग जाते हैं और वो भी अपनी मौत के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन सही वक्त पे वहाँ युहाओ की एंट्री हो जाती है और उसके बाद क्या क्या होता है वो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक आपके लिए ऊपर आते हुए दिख रही होगी, तो प्लीज जाके इस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलिए फिर इस एपिसोड को शुरू। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही लोंग शाओयाओ और ये शिशुई अपनी प्योर सोल पावर युहाओ और वूटोंग के अंदर भेजना शुरू करते हैं, वैसे ही सिर्फ 15 मिनट में ही उनकी सोल पावर रैंक 96 तक पहुंच जाती है और फिर 1 घंटे बाद रैंक 97 और 2 घंटे बाद वो दोनों रैंक 98 तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि 4 घंटे के अंदर ही उनकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि उन्हें अपने हाथ छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी हाओडोंग पावर अब इतनी पावरफुल हो चुकी होती है कि वो खुद उसे संभाल नहीं पाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि युहाओ को पूरी तरह एहसास हो जाता है कि अगर वो और वूटोंग मिलकर भी दोनों में से किसी एक अल्टीमेट डुलियो से लड़े तो शायद वो हार ही जाएंगे, इतनी ज्यादा पावरफुल उनकी कल्टीवेशन होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ की आवाज युहाओ की स्पिरिचुअल सी में गूंजती है और वो समझाता है, मैं तुम्हारे तीसरे सोल कोर की नींव तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा पहला सोल कोर तुम्हारे माथे पर है और दूसरा तुम्हारी छाती में, और अब तुम्हारा दांतियान तीसरे सोल कोर के लिए खाली है और ये तीसरा सोल कोर स्पेस टाइप होना चाहिए और इसे ऊपर नीचे बुनी हुई पैटर्न में रखना होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ के दिमाग में एक साफ स्केच बनने लगता है और उसे एहसास होता है कि इस प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन लोंग शाओयाओ की पावरफुल सोल पावर की मदद से उसका तीसरा सोल कोर धीरे धीरे शेप लेने लगता है। आगे हम देखते हैं कि तांग वूटोंग की हालत थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उसका पहला सोल कोर पहले से ही उसके दांतियान में होता है और दूसरा उसके माथे में, इसलिए उसका तीसरा सोल कोर सिर्फ छाती में ही बन सकता है। लेकिन वहीं उसकी दोनों सोल पावर्स आपस में टकराकर वर्लपूल बनाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ये शिशुई इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए लोंग शाओयाओ से सलाह लेती है और फिर दोनों मिलकर एक तरीका निकालते हैं जिसमें लोंग शाओयाओ तांग वूटोंग के सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जबकि ये शिशुई पीछे से मदद करती है और इस तरह वो तांग वूटोंग के दांतियान वाले सोल कोर को धीरे धीरे उसकी छाती की तरफ शिफ्ट करना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये शिशुई हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों कभी मिलकर कोई अच्छा काम करेंगे। ये एहसास वाकई बहुत सुकून देने वाला है। और इसके बाद दोनों बड़ी सावधानी से इस मुश्किल प्रोसेस को अंजाम देना शुरू करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ चुपचाप बैठकर अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करता रहता है और उसे एहसास होता है कि उसके पहले 2 सोल कोर्स पूरी तरह नरिश्ड हो चुके हैं, लेकिन उसका तीसरा सोल कोर अभी भी एक सील से घिरा हुआ है जो लोंग शाओयाओ ने खुद उसके शरीर में लगाया होता है, ताकि जब तक वो पूरी तरह तैयार ना हो जाए तब तक कोई गड़बड़ी ना हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक अल्टीमेट डुलियो की सोल पावर इतनी इंटेंस होती है कि युहाओ उसे पूरी तरह अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाता, इसलिए उसका बचा हुआ हिस्सा उसके दांतियान में कॉम्प्रेस करके रख दिया जाता है, जिसे आगे चलकर उसका तीसरा सोल कोर बनना होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ और ये शिशुई दोनों के लिए भी ये उनके जीवन का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने तीसरा सोल कोर बनाने की कोशिश ही नहीं की होती। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज से 10,000 साल पहले भी तांग सान ने यिंग यांग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से ही अपना दूसरा सोल कोर बनाया था, लेकिन उसने भी अपना थर्ड सोल कोर नहीं बनाया था। और इसलिए ये एल्डर लोंग के लिए भी बेहद जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो सीधा युहाओ और वूटोंग की जान पर बनाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वूटोंग की हालत बड़ी हैरानी से बड़ी आसानी से स्टेबल होने लगती है। उसके पैसेजवेज बहुत स्मूथ होते हैं और उसका कंट्रोल भी बेहद बेहतरीन होता है, जिसकी वजह से लोंग शाओयाओ और ये शिशुई को उसके अंदर सोल पावर भेजने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जब लोंग शाओयाओ वापस युहाओ के पास आता है और अपनी बची हुई सारी सोल पावर उसमें डालना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसका वर्लपूल बड़ा होता जाता है और आखिरकार अंदर की तरफ कॉम्प्रेस होकर एक बिल्कुल प्योर व्हाइट एनर्जी का रूप ले लेता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये व्हाइट कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें अभी कोई एलिमेंटल टाइप नहीं होता है और युहाओ को आगे चलकर खुद इसे अपना एलिमेंट देना होगा। आगे हम देखते हैं कि वक्त धीरे धीरे बीतता जाता है और युहाओ लगातार अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को महसूस करता रहता है
और खुशकिस्मती से सब कुछ बड़ी कंफर्ट से आगे बढ़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे जैसे सोल पावर भेजना कम होता जाता है, वैसे वैसे उसका शरीर शांत होने लगता है और आखिरकार जब आखिरी बूंद भी उसके अंदर चली जाती है तो युहाओ अपनी आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखता है, जहां लोंग शाओयाओ मुस्कुराते हुए खड़ा होता है, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा बूढ़ा और झुर्रियों से भरा नजर आने लगता है, जबकि ये शिशुई का शरीर अब सिर्फ एक धुंधले साए जैसा दिखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ घबराकर पूछता है, एल्डर लोंग आप ठीक तो हैं? जिसके जवाब में लोंग शाओयाओ शांति से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि पहले से भी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और अपनी सोल पावर तुम्हें देते वक्त मेरे मन के सारे उलझन साफ हो गए और अब मेरी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं बचा है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो आगे कहता है, बस एक ह्यूमन है जिसे मैंने निराश किया है और वो है तुम्हारे टीचर, और अब जब मैंने अपनी पूरी पावर तुम्हें दे दी है तो मैं समझता हूँ कि मैंने उनका कर्ज चुका दिया है। आगे हम देखते हैं कि लोंग शाओयाओ युहाओ को समझाता है कि अपने शरीर में मौजूद सोल पावर को कंट्रोल करना सीखो और जब तुम पूरी तरह एडजस्ट हो जाओ तो अपने तीसरे सोल कोर की तरफ बढ़ना और याद रखना जल्दबाजी मत करना और सिर्फ स्पेस वाला रास्ता ही तुम्हारे लिए सही होगा और तुम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी सफल होने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इतिहास में पहले ऐसे ह्यूमन बनोगे जिनके पास 3-3 सोल कोर्स होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ धीरे से पूछता है, एल्डर लोंग क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है? जिसके जवाब में लोंग शाओयाओ सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। आखिरकार मैं आजाद हो रहा हूँ और अगर अगले जन्म में कुछ हुआ तो काश मैं और शिशुई एक नॉर्मल इंसानों की तरह जी पाएं। इसी बीच हम देखते हैं कि इतना कहकर वो ये शिशुई को बुलाता है जो धीरे से उड़कर उसके ऊपर आ जाती है और उसका धुंधला साया उसके शरीर के साथ फ्यूज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक हल्की सी हवा चलती है और लोंग शाओयाओ का पूरा शरीर हवा में उड़ते हुए अनगिनत तितलियों में बदल जाता है और फिर वो धीरे धीरे धूल में तब्दील होकर हवा में बिखर जाता है और सिर्फ कुछ काले और गोल्डन कलर की चमकीली रोशनियां आपस में गुंथते हुए आसमान की तरफ उठती हैं। इसी पल हम देखते हैं कि युहाओ और तांग वूटोंग दोनों उन रोशनियों को आसमान में जाते हुए देखकर सिर झुका देते हैं, क्योंकि चाहे उन्होंने अतीत में कुछ भी किया हो, आखिर में वो दोनों इस दुनिया के सबसे पावरफुल ह्यूमन थे और उन्होंने अपनी पूरी विरासत युहाओ और वूटोंग को सौंप दी होती है। आगे हम देखते हैं कि तांग वूटोंग भारी मन से कहती हैं, 2 अल्टीमेट डुलियो बस यूं ही चले गए, सच में ये सोचना भी मुश्किल है। अब शायद पूरे कॉन्टिनेंट पर सिर्फ एल्डर जुआन ही अल्टीमेट डुलियो बचे हैं। जिसके जवाब में युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, जल्दी ही हम भी अल्टीमेट डुलियो बन जाएंगे और तुम्हारे साथ मुझे इस पर पूरा यकीन है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वूटोंग बताती है कि उसकी हालत भी युहाओ जैसी ही है, बल्कि थोड़ी बेहतर है, क्योंकि ये शिशुई का रेडिएंट फीनिक्स मार्शल सोल लाइट टाइप होने की वजह से उसकी पावर के साथ पूरी तरह कंपैटिबल थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वूटोंग थोड़ी उदास होकर कहती है, अब हम शायद अपनी हाओडोंग पावर इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। जिसके जवाब में युहाओ मुस्कुराते हुए समझाता है, क्योंकि हम अब इस दुनिया की चरम सीमा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, फिर भी हम फ्यूजन स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर यकीन नहीं तो चलो किसी पर टेस्ट करके देखते हैं। इसी बीच जब तांग वूटोंग पूछती है कि किस पर टेस्ट करेंगे, तो युहाओ बताता है कि अभी जू तियानरन पर हाथ डालना सही नहीं होगा, क्योंकि पूरा रेडियंट सिटी अलर्ट पर है। लेकिन एल्डर लोंग ने मरने से पहले उसे होली गोस्ट चर्च के हेडक्वार्टर्स का मैप दे दिया था और कहा था कि वो उनके साथ जो चाहे कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि ये सुनते ही तांग वूटोंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि अब जब ये शिशुई और लोंग शाओयाओ दोनों मर चुके होते हैं तो पूरे होली गोस्ट चर्च में सबसे पावरफुल सिर्फ झोंग लीवू ही बचता है, जिसे युहाओ पहले भी हरा चुका होता है और अब तो वो और भी आसानी से उसे हरा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने हाथ पकड़कर आसमान में उड़ते हुए इविल डीमन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में युहाओ हैरानी से महसूस करता है कि उनकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा तेज है और अब उन्हें उड़ने के लिए अपनी सोल पावर भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है और बल्कि वो सीधा हवा को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ हैरानी से कहता है, हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए, और फिर वो उससे कहता है, वूटोंग शायद हमारी पावर अब अल्टीमेट डुलियो के बराबर हो चुकी है। जिसके जवाब में तांग वूटोंग थोड़ी सावधानी से समझाती है और कहती है, मुझे नहीं लगता है कि अल्टीमेट डुलियो के पास अपने खुद के स्पेशल मूव्स और इस दुनिया की एक अलग समझ होती है। चाहे हमारी कल्टीवेशन उतनी ऊंची क्यों ना हो गई हो, लेकिन जब तक हम खुद अपनी वो समझ डेवलप नहीं करते तब तक हम असली अल्टीमेट डुलियो नहीं कहला सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ उसकी बात से सहमत होकर कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने और हम एक दिन जरूर उस मुकाम तक पहुँचेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
आगे हम देखते हैं कि आखिरकार वो एक डेंस फॉरेस्ट के पास पहुंचते हैं जहां पेड़ हरे कलर की बजाय काले कलर के दिखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद ईविल डीमन फॉरेस्ट है, जहां सन मून एम्पायर के सबसे खतरनाक सोल बीस्ट रहते हैं और यही होली गोस्ट चर्च का असली हेडक्वार्टर्स छुपा हुआ होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैलाकर पूरे जंगल को एक जाल की तरह अपने अंदर घेर लेता है और बड़ी सावधानी से खोज करता है, क्योंकि यहाँ ईविल आई टायरेंट किंग जैसा सैवेज सोल बीस्ट भी रहता है, जिससे उलझना युहाओ बिल्कुल नहीं चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं जो जमीन के अंदर से रिसोर्सेज निकालकर बाहर लाने में जुटे होते हैं, और जब वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन जमीन के नीचे भेजता है तो उसे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड पैलेस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जो बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ करीब 1000 लोग काम कर रहे होते हैं, जिनमें से ज्यादातर कमजोर होते हैं, लेकिन करीब 200 लोग काफी पावरफुल भी होते हैं जो बाकी सबको ऑर्डर दे रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी भीड़ में युहाओं को झोंग लीवू, फेंगलिंग और नान गोंगवान भी नजर आ जाते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यही वो जगह है जिसकी उसे तलाश थी। आगे हम देखते हैं कि झोंग लीवू अपने साथियों से पूछता है सुप्रीम एल्डर की कोई खबर आई, जिसके जवाब में नान गोंगवान बताता है अभी तक कोई खबर नहीं आई है और वो सुबह से गई हुई है। इसी बीच हम देखते हैं कि झोंग लीवू फैसला करता है कि वो अपनी मदर का इंतजार किए बिना ही जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी मदर इतनी पावरफुल है तो उसे कोई खतरा नहीं हो सकता है, इसलिए उसे अपने लोगों को सेफली निकालने पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक फेंगलिंग और झोंग लीवू दोनों एक साथ आसमान की तरफ देखते हैं और उनके चेहरों का कलर उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें एक बेहद खतरनाक दबाव महसूस होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि झोंग लीवू तुरंत आदेश देते हुए एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी फेंगलिंग एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में आसमान से एक सफेद रोशनी आकर उनकी बैरियर को चीरते हुए अंदर घुस जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जबरदस्त धमाका होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि तांग सेक्ट का खास क्लास 9 का स्टेशनरी शेल यानी ताया होता है, जिसका इस्तेमाल पहले युहाओं ने सन मून एम्पायर के पैलेस की बैरियर तोड़ने के लिए किया था। आगे हम देखते हैं कि जब ये धमाका 10 सेकंड बाद शांत होता है तो झोंग लीवू जमीन से उठकर देखता है कि पूरा इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और उसके ज्यादातर कमजोर मेंबर इस धमाके में मारे जा चुके होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि झोंग लीवू का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये सब जू तियानरन ने किया होगा। लेकिन तभी अचानक टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगता है और आसमान से आइस क्रिस्टल्स गिरना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ हवा में एक गॉड की तरह तैरते हुए नजर आता है और फिर वो अपनी असली स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो इस बार आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस दोनों की कंबाइंड ताकत से बनी होती है। इसी पल हम देखते हैं कि आसमान से बर्फ की परी जैसी अपीयरेंस हरे कलर के स्नोफ्लेक्स और एक ह्यूज बेयर की परछाई नीचे उतरती है और सारे ईविल सोल मास्टर्स को एक झटके में बर्फ की स्टैचू में बदल देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ अपना मास एनफीबलमेंट भी छोड़ता है, जो न सिर्फ उनकी ताकत छीन लेता है बल्कि उनकी स्पिरिचुअल सी को भी जमा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ झोंग लीवू और फेंगलिंग ही इस बर्फीले कहर से बचकर जंगल के अंदर भागने में कामयाब होते हैं और वो सोचते हैं कि शायद जंगल के अंदर मौजूद खतरनाक सोल बीस्ट से बचकर वो अपनी जान बचा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि युहाओ और तांग वूटोंग तुरंत उनका पीछा करते हुए उनके सामने आ खड़े होते हैं। जिसके बाद युहाओ शांति से कहता है, एल्डर लॉन्ग और एल्डर ये शिशुई के सम्मान में मैं तुम्हारी लाश को बचाकर रख सकता हूँ। जिसके जवाब में झोंग लीवू ठंडी नजरों से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? और अगर आज हम बच गए तो हम पूरे श्रेक सिटी को भूतों का शहर बना देंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ ताना मारते हुए कहता है, पहली बात तो तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं, और दूसरी बात अगर होली गोस्ट चर्च इतनी काबिल होती तो अब तक श्रेक सिटी खत्म हो चुका होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंगलिंग गुस्से में सबसे पहले हमला करती है और अपने ब्लैक फ्लेम्स का इस्तेमाल करके तांग वूटोंग पर आग की एक धार छोड़ देती है। लेकिन तांग वूटोंग एक ठंडी हंसी के साथ अपने पीछे एक पर्पल लाइट का गोल्डन सन बना लेती है, जो उस आग को वूटोंग के पास पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वूटोंग अपने बाएं हाथ में एक ब्लैक और गोल्डन हैमर अपीयर करती है और उसे हवा में घुमाती है, जिसकी वजह से एक ह्यूज सोनिक ब्लास्ट पैदा होता है और 100 मीटर के दायरे में सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस हमले से फेंगलिंग के मुंह से खून निकलने लगता है और वो पूरी तरह से इस अटैक का सामना नहीं कर पाती, जबकि झोंग लीवू अपनी स्टाफ निकालकर अवेंजिंग स्पिरिट्स बुलाना शुरू करता है
और अपने डेथ गॉड डीमन पपेट को एक्टिवेट कर लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि फेंगलिंग आसमान की तरफ देखकर एक भयानक चीख निकालती है और अपने असली रूप यानी ब्लैक फायर फीनिक्स में बदल जाती है। और फिर वो अपनी सारी पावर झोंग लीवू के साथ फ्यूज करने की कोशिश करती है ताकि वो कुछ पल के लिए अल्टीमेट डुलियो जितनी ताकत पा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ ये देखते ही समझ जाता है कि उन्हें इस मौके का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, इसलिए वो तुरंत तांग वूटोंग के सामने आकर उसे गले लगा लेता है और उसके ड्रैगन विंग्स उन्हें पूरी तरह अपने अंदर समेट लेते हैं। इसी पल हम देखते हैं कि उनके पीछे एक यूनिक आई शेप्ड फिगर चमकने लगती है जिसमें कई कलर एक साथ झिलमिलाने लगते हैं और उसी से एक मल्टीकलर्ड बीम सीधा झोंग लीवू की तरफ लॉन्च हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी सबसे पावरफुल फ्यूजन स्किल गोल्डन रोड अमिडस्ट वेदरिंग रेस्प्लेंडेंस होती है, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल रूप में सामने आती है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही ये बीम झोंग लीवू से टकराती है, उसे अपना पूरा शरीर एक सोने की स्टैच्यू में बदलता हुआ महसूस होता है और उसका डेथ गॉड डीमन पपेट छिन जाता है और उसकी उम्र मानो कुछ ही पल में कई दशक बढ़ जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि फेंगलिंग की सारी पावर उसकी सोल समेत गायब हो जाती है और वहाँ कोई निशान तक नहीं बचता, जिसे देखकर झोंग लीवू हताश आवाज में बुदबुदाता है, ये नामुमकिन है, ये इंसानों की पावर नहीं हो सकती और ये तो मेरी मदर या एल्डर लॉन्ग से भी बड़ी ताकत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ के पीछे से कई सारी लाइट बीम्स आकर उसके शरीर में समा जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये उसके पांचों स्पिरिट्स होते हैं जो अब वापस उसके पास लौट रहे होते हैं, क्योंकि होली गोस्ट चर्च के सारे पावरफुल मेंबर पूरी तरह खत्म हो चुके होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि झोंग लीवू गुस्से और दुख से चिल्लाता है, युहाओ, तुमने मेरा पूरा होली गोस्ट चर्च बर्बाद कर दिया और अगर मैं सोल बनकर भी लौटा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके जवाब में युहाओ उदास होकर कहता है, अफसोस, तुम एक सोल भी नहीं बन पाओगे और तुमने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया है कि तुम्हारी सोल को कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ एल्डर लॉन्ग और एल्डर ये शिशुई के सम्मान में मैं तुम्हें वो मौका भी नहीं दूंगा। आगे हम देखते हैं कि इतना कहकर युहाओ की आंखें गोल्डन हो जाती हैं और वो धीरे धीरे झोंग लीवू की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक पूरा इलाका जोर से कांपने लगता है और आसमान से एक भारी दबंग और कोल्ड वॉइस गूंजती है, कौन है जिसने मेरी नींद में दरार डाली है और किसने ईवल डीमन फॉरेस्ट में ये कत्लेआम मचाया है। इसी बीच हम देखते हैं कि आसमान का कलर बदलकर काला पड़ जाता है और बादलों के बीच एक बहुत ही ज्यादा बड़ी आंख नजर आती है जो सीधा युहाओ वूटोंग और झोंग लीवू की तरफ देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि झोंग लीवू खुशी से चिल्लाता है, सर्वशक्तिमान, आप आखिरकार आ ही गए, इसलिए कृपया इन दोनों को सजा दीजिए जो ईवल डीमन फॉरेस्ट की शांति भंग करने आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद ईवल आई टायरेंट किंग होता है, जिसकी इजाजत से ही होली गोस्ट चर्च ने इस जंगल में अपना हेडक्वार्टर्स बनाया था। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ बिना एक पल भी गवाए अपनी एक और पावरफुल बीम छोड़ता है जो सीधा झोंग लीवू को खत्म कर देती है, क्योंकि वो जानता है कि होली गोस्ट चर्च के सेक्ट लीडर को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है। और इस तरह पूरा होली गोस्ट चर्च हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाता है। लेकिन तभी अचानक ईवल आई टायरेंट किंग की गरजती आवाज गूंजती है, ह्यूमन, तुमने मेरी शान का अपमान किया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि आसमान से 1 किलोमीटर से भी लंबी डीप रेड कलर की किरणें उतरकर सीधा युहाओ और वूटोंग को अपने अंदर समेट लेती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब युहाओ सिर्फ एक सोल सेज था, तब उसने इसी ईवल आई टायरेंट किंग के हमले से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ के पीछे उसकी ह्यूज आंख यानी उसकी असली मार्शल सोल आई ऑफ द असुर चमकने लगती है, जो एक गुलाबी गोल्डन रोशनी छोड़ती है जो उस डीप रेड कलर की किरणों से टकरा जाती है। इसी पल हम देखते हैं कि वो रेड किरण धीरे धीरे नीली पड़ने लगती है और वापस अपने ओरिजिन की तरफ लौटने लगती है, जिसे देखकर खुद ईवल आई टायरेंट किंग हैरानी से चीखता है, क्या? जिसके बाद वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके एक तेज आंधी छोड़ता है, जिसकी वजह से आसमान का कलर पूरी तरह खून जैसा रेड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि तांग वूटोंग युहाओ के पास आकर देखती है कि उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा होता है, क्योंकि ईवल आई टायरेंट किंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर में स्पेस टाइप पावर भी मिला रखी होती है, जो लगभग युहाओ के स्पिरिचुअल ओरिजिन को चीरने वाली होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ तांग वूटोंग का हाथ पकड़कर कहता है, चलो ऊपर चलते हैं, क्योंकि उसने वादा किया होता है कि वो बिना जरूरत के कभी किसी सोल बीस्ट को नहीं मारेगा और अगर वो जमीन पर लड़े तो जंगल में मौजूद बाकी सारे सोल बीस्ट की जान भी खतरे में पड़ सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो आसमान में ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें पहली बार ईवल आई टायरेंट किंग का असली रूप दिखता है,
जो 300 मीटर डायामीटर वाली एक ह्यूज आँख होती है, जिसमें से 81 टेंटिकल्स निकलती हैं और हर एक करीब 500 मीटर लंबी होती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ बड़ी हम्बलनेस से कहता है, ईविल आई टायरेंट, आपको मेरा नमस्कार। मैं युहाओ हूँ और मैं आपकी नींद खराब करने नहीं आया था, लेकिन होली गोस्ट चर्च इंसानों की जान ले रहा था, इसलिए मुझे उन्हें खत्म करना पड़ा, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आगे हम देखते हैं कि ईविल आई टायरेंट किंग अपनी आँख पूरी तरह खोलकर कहता है, ह्यूमन तुम बहुत पावरफुल हो। तुम अकेले ऐसे ह्यूमन हो जो मेरी स्पिरिचुअल पावर को सीधा चुनौती दे सका है, लेकिन तुमने उन इंसानों को मारा है जिनका मुझसे एक समझौता था, इसलिए मैं इस बात को यूं ही नहीं जाने दे सकता हूं, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके जवाब में युहाओ बड़ी दृढ़ता से कहता है, ईविल आई टायरेंट, ये मत सोचो कि तुम्हारी ताकत की वजह से ह्यूमन कमजोर हैं। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो देख लो कि क्या तुम हम पर हावी हो सकते हो। इसी बीच हम देखते हैं कि ईविल आई टायरेंट किंग जोर से हंसते हुए अपनी सारी 81 टेंटिकल्स लाल कर लेता है और चारों तरफ से युहाओ और वुटोंग पर हमला बोल देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि युहाओ के पास 2 मार्शल सोल्स होने की वजह से एक साधारण सोल मास्टर की तरह वो इस ईविल आई टायरेंट किंग के मरने के बाद बनने वाली सोल रिंग को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसकी कल्टीवेशन लगभग एक अल्टीमेट डुलियो के बराबर हो चुकी होती है और उसके पास 2 सोल कोर्स भी होते हैं, इसलिए उसके लिए ये मुमकिन हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपने चारों तरफ से आती टेंटिकल्स को देखकर सीरियस हो जाता है और अपनी डोमेन टाइप पावर सीधे इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ईविल आई टायरेंट किंग सच में बहुत पावरफुल होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके शरीर से हल्का सा कोहरा उठने लगता है और उसके हाथ में मॉर्निंग ड्यू डैगर आ जाती है, जबकि तांग वुटोंग अपने लेफ्ट हैंड में हैमर और राइट हैंड में स्पीयर पकड़कर तैयार खड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ अपनी गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तांग वुटोंग के 700 मीटर दूर एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर जाता है जहां सिर्फ एक ही टेंटिकल होती है और वहां अपनी मॉर्निंग ड्यू डैगर से एक जोरदार वार करता है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या युहाओ और वुटोंग मिलकर इस ह्यूज ईविल आई टायरेंट किंग का सामना कर पाएंगे, और क्या युहाओ आखिरकार अपनी सबसे बड़ी कमी यानी अपने स्पिरिट आइज की 9th सोल रिंग को हासिल कर पाएगा। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये लंबा और रोमांचक एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।